चंबल की घाटी, एक ऐसी जगह जिसने दशकों से न जाने कितनी बगावतें देखी हैं। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी ही कुछ ऐसी है जो व्यवस्था से सताए हुए बागियों को जन्म देती है। और इसी मिट्टी से एक ऐसा बागी निकला जो कभी भारतीय सेना का गौरव था, देश का चैंपियन था। ये कहानी है पान सिंह तोमर की। पान सिंह तोमर की कहानी असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। देखिए, एक तरफ थे नेशनल हीरो पान सिंह, 7 बार के नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन, इंडियन आर्मी के सूबेदार, और दूसरी तरफ थे चंबल के खूंखार डाकू पान सिंह, 30 से ज्यादा बागियों के सरदार, जिसकी दहशत से पूरा इलाका कांपता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी कि जो इंसान कभी देश के गौरव के लिए दौड़ता था वो आखिर में उसी देश के कानून से भागने पर मजबूर हो गया। चलिए इसी के तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चैंपियन के बनने से। एक ऐसा नौजवान फौजी जो बंदूक थामता तो निशाना अचूक होता और जब ट्रैक पर दौड़ता तो लगता था जैसे हवा से बातें कर रहा हो। तो बात है 1949 की। सिर्फ 17 साल की उम्र में पान सिंह राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए। और जानते हैं उनकी ये बेमिसाल दौड़ने की काबिलियत कैसे सामने आई? एक सजा के दौरान। जी हाँ, सजा के तौर पर उन्हें मैदान के चक्कर लगाने को कहा गया और उनकी रफ्तार देखकर कोच सरवंत सिंह हैरान रह गए। बस वहीं से एक सिपाही के वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने का सफर शुरू हुआ, जो 1977 में एक सूबेदार के तौर पर रिटायर होने तक जारी रहा। और उनका दबदबा कैसा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में उनका बनाया नेशनल रिकॉर्ड 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। मतलब उस दौर में भारतीय स्टीपल चेज का दूसरा नाम ही था पान सिंह तोमर। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में तो उन्हें गोल्ड मेडल का सबसे पक्का दावेदार माना जा रहा था। पर किस्मत का खेल देखिए, पान सिंह हमेशा नंगे पैर दौड़ते थे, लेकिन इंटरनेशनल नियमों की वजह से उन्हें पहली बार स्पाइक वाले जूते पहनने पड़े और बस उन जूतों ने उनकी सारी लय, उनका नेचुरल बैलेंस बिगाड़ दिया और वो गोल्ड मेडल से चूक गए। फिर आया साल 1977। वो फौज से रिटायर होकर अपने गांव लौटे और यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक नायक का पतन शुरू होता है। और इस पूरे तूफान की वजह क्या थी? सिर्फ 2.5 बीघा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। असल में पान सिंह के बड़े भाई ने ये जमीन अपने चचेरे भाइयों के पास 3000 रुपए में गिरवी रखी थी। जब पान सिंह ने पैसे चुकाकर जमीन वापस मांगी तो उनके दबंग चचेरे भाई, जिनका लीडर था बब्बू सिंह, वो जमीन लौटाने से साफ मुकर गए। पान सिंह ने सोचा कि कानून का रास्ता अपनाते हैं, पर सिस्टम ने उन्हें हर मोड़ पर निराश किया। पहले गांव की पंचायत ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन बब्बू सिंह ने उसे मानने से इनकार कर दिया। फिर वो पुलिस स्टेशन गए तो वहां दरोगा ने मदद तो क्या करनी थी, उल्टे उनके मेडल्स की बेइज्जती कर दी। और हद तो तब हो गई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश को भी बब्बू सिंह ने हवा में उड़ा दिया। जिस दिन पान सिंह घर पर नहीं थे उस दिन सारी हदें पार हो गईं। बब्बू तोमर अपने हथियारबंद लोगों के साथ उनके घर में घुस आया। जब उन्हें पान सिंह नहीं मिले तो उन्होंने उनकी 95 साल की बूढ़ी मां को राइफल की बट से बेरहमी से पीटा। ये वो लम्हा था जिसने पान सिंह के अंदर के फौजी और खिलाड़ी को मार दिया। जब पान सिंह घर लौटे और अपनी मां के माथे से बहता खून दिखा तो उनका खून खौल उठा। उनकी मां ने उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर सुबह तक तूने अपनी मां के इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये शब्द एक बेटे के लिए किसी भी फैसले से बड़े थे। बस अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। देश के लिए मेडल जीतने वाले हाथ अब खून से सनी राइफल उठाने को मजबूर थे। यहीं से शुरू होता है पान सिंह तोमर की जिंदगी का तीसरा और सबसे खूनी अध्याय। अगले ही दिन बदले का खेल शुरू हो गया। सुबह सुबह पान सिंह ने बब्बू सिंह के भाई जंदेल सिंह को खेतों में गोलियों से भून दिया। दोपहर होते होते दूसरे भाई हवलदार सिंह का भी काम तमाम हो गया। और आखिर में जब मेन विलन बब्बू सिंह ने भागने की कोशिश की तो 7 बार के नेशनल चैंपियन ने अपनी रनिंग का इस्तेमाल किया, 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं के बाद पान सिंह के लिए चंबल के बीहड़ ही उनका घर बन गए। उन्होंने 30 से ज्यादा बागियों का एक गिरोह बनाया जिन्हें वो सूबेदार चाचा के नाम से जानते थे। ज्यादातर लोग या तो उनके रिश्तेदार थे या फिर सिस्टम के सताए हुए। अपने फौजी तजुर्बे से उन्होंने अपने गैंग को गुरिल्ला लड़ाई के लिए ट्रेन किया।
वो अमीर लोगों को किडनैप करते और उनका खौफ इतना था कि उस वक्त के बड़े बड़े डाकू भी उनके इलाके में घुसने से डरते थे। और देखिए, बागी बनने के बाद भी उनके किरदार में दो पहलू थे। एक तरफ वो एक खूंखार डाकू थे जो फिरौती की चिट्ठियों पर खुद को चंबल का शेर लिखते थे, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए वो एक रॉबिन हुड जैसे थे जो गरीबों की मदद करते थे। यहां तक कि वो अपने बंदियों के साथ भी मजाक मस्ती करने के लिए जाने जाते थे। पान सिंह के बढ़ती ताकत और खुलेआम चुनौती ने मध्य प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी थी। तब के मुख्यमंत्री ने तो कसम खा ली कि जब तक पान सिंह जिंदा या मुर्दा पकड़ा नहीं जाता वो दिवाली नहीं मनाएंगे। मतलब अब ये लड़ाई एक आदमी और सिस्टम के बीच नहीं, बल्कि दो लोगों के सम्मान की बन चुकी थी। पान सिंह को पकड़ने के लिए एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीएसएफ की 10 यूनिट, एसटीएफ की 15 स्पेशल टीमें और 3 करोड़ से ज्यादा का बजट, सब कुछ झोंक दिया गया। सोचिए, एक आदमी के पीछे पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई थी। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1 अक्टूबर 1981 एक मुखबिर के टिप पर पुलिस ने उस गांव को घेर लिया जहां पान सिंह छिपे थे। पूरी रात दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। सुबह होते होते पान सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे और चारों तरफ से घिर गए थे। गोलियों से छलनी शरीर और लगातार बहते खून की वजह से उनका गला सूख रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में चंबल के उस शेर ने पुलिस वालों से एक गुहार लगाई, कोई ठाकुर है जो पानी पिला सके। सोचिए, एक खूंखार डाकू की ये आखिरी आवाज कितनी बेबसी भरी होगी। एक पुलिस वाले ने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान ने उसे रोक दिया और उसके कुछ ही पल बाद इंस्पेक्टर ने वो आखिरी गोली चलाई जिसने पान सिंह की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उस मुठभेड़ में उनके गैंग के 14 सदस्य भी मारे गए और इस तरह एक फौजी, एक नेशनल चैंपियन और एक बागी का अंत हुआ। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। पान सिंह तोमर कौन थे? एक बेरहम डाकू या एक महान हीरो जिसे उसी सिस्टम ने धोखा दिया जिसकी उसने जी जान से सेवा की थी? इसका जवाब शायद चंबल की उन्हीं घाटियों में कहीं दफन है।